हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 41। राज्यसभा के बाद राजा राजकुमार को अपने शाही दफ्तर में बुलाता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि तुमने जेंग चैन के साथ 2 शाही अंगरक्षकों को भेजा है। क्या इसके पीछे कुछ खास वजह थी? तो राजकुमार कहता है कि जब मैंने देखा कि भाई अपने साथ बहुत ही कम लोगों को लेकर जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि उनके साथ मैं 2 माहिर अंगरक्षकों को भेज देता हूँ ताकि उनको थोड़ी मदद मिल जाए भारी कामों में। तो राजा कहता है कि खुशकिस्मती से वो दोनों माहिर अंगरक्षक हैं। जब वो वापस लौटेंगे तो मैं उन्हें इनाम दूंगा। राजकुमार ये बात सुन चौंक जाता है और कहता है, पिताजी क्या दूसरे भाई के साथ कुछ हुआ है? तो राजा एक पत्र दिखाते हुए कहता है कि दक्षिण पश्चिम के सीमावर्ती इलाके में जेंग चैन पर हमला हुआ है। तो राजकुमार घबरा कर पूछता है, क्या दूसरे भाई ठीक हैं? उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तो राजा उसकी तरफ पत्र फेंकते हुए कहता है, लो खुद ही देख लो। राजकुमार पत्र उठाता है। पत्र में लिखा होता है कि खुशकिस्मती से जो तीसरे राजकुमार ने मेरे साथ अंगरक्षक भेजे थे उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी सुरक्षा की। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। मैं कुछ ही दिनों में राजधानी में वापस लौट आऊंगा। पत्र पर राजकुमार मन में सोचता है कि भले ही हमले के बारे में पत्र में कुछ ही शब्द लिखे हों, पर जैसा जेंग चैन का स्वभाव है उस हिसाब से भले ही ये कम शब्द हैं पर हमला बहुत ही बड़े दर्जे पर हुआ होगा। इसके बाद राजकुमार तुरंत घुटनों के बल बैठ अपने पिता से कहता है, महाराज पिताजी, वहाँ के पहाड़ बहुत ही ऊंचे हैं, रास्ता बहुत ही खतरनाक है और लंबा भी। मुझे कुछ घुड़सवार सैनिकों के साथ बड़े भाई को मिलने जाने की अनुमति दीजिए। तो राजा उत्तर देता है कि जेंग चैन ने खुद कहा है कि वहां पर कोई भी बड़ी समस्या नहीं है। चलो अब उठ जाओ। राजकुमार विरोध में कहता है, पिताजी। तो राजा उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है, असल में जैन ने पहले से ही कुछ लोग भेज दिए हैं वहां, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। राजकुमार राजा का शुक्रिया करता है और झुककर कहता है कि मुझे आज्ञा दीजिए, और राजकुमार चला जाता है। उसके बाद राजा का संतरी राजा को कहता है कि महाराज लीजिए, चाय लीजिए। तो राजा उससे कहता है, यह लगभग 20 सालों का हो चुका है। इसने जंगें लड़ी हैं, इसने सेना का नेतृत्व करा है, पर इसे दिमाग इस्तेमाल करना नहीं आता। इसे नहीं पता कि कैसे दूसरे मसलों को संभाला जाता है। तो संतरी एन झुककर बेहद विनम्रता से कहता है कि महाराज, आपको तो इसका ऐसा स्वभाव पसंद था ना? राजा कहता है कि असल में ये बहुत ही जज्बाती है। उन हमलावरों को जो कार्य दिया गया था वो पूरा करने में वो लोग असफल हुए और खुद ही पहले मारे गए। अगर ये पहले पूछता कि किसने हमला किया है और फिर अनुमान लगाते हुए दक्षिण पश्चिमी राजा का नाम लेता और मेरा शक उस पर डालने की कोशिश करता तो मेरा इस पर शक पक्का हो जाता। पर भगवान की कृपा से मेरे इस बेटे ने मुझे निराश नहीं किया। इसका इस हमले में कोई हाथ नहीं। और मन में सोचता है कि हालांकि ये बचपन से ही बहुत गुस्से वाला है, पर इसने कभी भी अपने किसी भाई को कोई चोट नहीं पहुंचाई। राजकुमार घर पहुंचता है। आंगन में ही उसे डोफू रोक देता है और कहता है, वांगफई अभी तक उठे नहीं। जब से आप गए हो वो बाहर नहीं आए। इस दास की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं लोगों को भेज उन्हें परेशान करता। तो राजकुमार शरारत करते हुए कहता है कि इन सब घर के अंदरूनी मसलों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, तो फिर किस मुंह को लेकर आए हो तुम मुझसे ये बात करने के लिए? तो डोफू हंसते हुए कहता है कि वांगई, आप इन सब बातों को नहीं समझते, और वैसे भी घर के अंदरूनी काम तो अब सारे वांगफई संभालते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे और सच्चे तरीके से। ये सब काम तो प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। अब आप बही खाते को ही देख लीजिए, मेरा तो उन्होंने ही सर दुखने लगा दिया। तो राजकुमार उससे कहता है कि तुम बस आलसी होते जा रहे हो। ठीक है, मैं वांगफई को देख लूंगा, तुम जा सकते हो। डोफू जी कहकर चला जाता है। राजकुमार कमरे में पहुंचता है। मुंहान को ऐसे बिना कंबल लिए सोए हुए देख वो उसके पास आ उसे कंबल देते हुए मन में कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हें ठंड लग जाएगी? राजकुमार जब मुंहान को कंबल देता है तो मुंहान उसे कहता है कि आप आ गए। तो राजकुमार तुरंत उसे चूम लेता है। मुंहान इस सब से चौंक जाता है। राजकुमार मुंहान से कहता है, क्या मैं तुम्हारी उठने में मदद करूं? क्या अभी भी तुम्हें तुम्हारा शरीर असहज महसूस हो रहा है? तो मुंहान राजकुमार के कंधे पर सर रख थोड़े से नखरे दिखाते हुए कहता है कि मेरी कमर बस थोड़ी सी दर्द कर रही है। इससे राजकुमार चौंक कर मन में कहता है, जुनकिंग तो बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। तो राजकुमार मुंहान की कमर को सहलाते हुए कहता है कि मैं मालिश कर देता हूँ,
इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मूहान इससे बहुत खुश था। उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। राजकुमार मूहान से कहता है, जुनकिंग, आज पिताजी ने मुझे बताया कि बड़े भाई पर दक्षिण पश्चिमी इलाके में हमला हुआ है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये हमला दक्षिण पश्चिमी राजा ने करवाया होगा? तो मूहान सर को हिलाते हुए कहता है, नहीं। तो राजकुमार उससे पूछता है, क्यों? तो मूहान कहता है कि पहले से ही कर की लूट के मामले में कुछ गड़बड़ है, ये सबको पता है। उत्तर दक्षिणी राजा ने ये सब कुछ राज दरबार में बताया। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो जानता है कि यूनान तिब्बत के हालात इस समय कैसे हैं। उसका मकसद कर कम करवाना है, जंग या युद्ध छेड़ना नहीं। ये बात सुन राजकुमार मन में सोचता है कि अगर ये काम दक्षिण पश्चिमी राजा का नहीं है तो पक्का ये मेरे दोनों भाइयों में से किसी का कारनामा है। पता नहीं अब इन दोनों में से किसने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब तक तो पिताजी भी इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। उन्होंने आज मुझे दफ्तर में बुलाया था। इस बात पर विचार करते करते अचानक से राजकुमार को सारी समझ आ जाती है और वो चौंक कर अपने मन में कहता है, असल में आज पिताजी मुझे परख रहे थे। राजकुमार की इसी सोच के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।